हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश देसवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार बोलिए बायोलॉजी महाराज की जय। अब पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है, तो उठाइए नोटबुक और पेन, रच दीजिए इतिहास, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बायोलॉजी के 16 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि आपके 16 में कितने सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। तो साथ मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो आप बताइए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, परजीवी या उपयुक्त सभी? ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ऑल ऑफ एबोव? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सारे जो है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो देखिए रसांकुर को दीर्घ रोम भी कहा जाता है। क्या कहता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ रोम कहा जाता है। तो दीर्घ रोम या रसांकुर या इसे इंग्लिश में बिलाई कहा जाता है। तो कभी कभी जो है आपसे जो है हिंदी में बिलाई लिख करके आ जाएगा कि बिलाई का क्या कार्य है। तो आप इससे वह कंफ्यूज नहीं होंगे। दीर्घ रोम, बिलाई या रसांकुर ये तीनों एक ही चीज़ है और तीनों का काम सेम है, मतलब अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो बताइए रसांकुर का क्या काम है? अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है या स्वांगीकरण करता है? तो देखिए जब हम आपको छोटी आंत पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि छोटी आंत के जो इलियम है उस इलियम के बिलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, यानी क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपको बताना है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है और इसी को बिजली का घर कहा जाता है, इसी को पावर हाउस कहा जाता है और इसी को शक्ति का घर भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन क्या है? पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए पादप में अनॉक्सी श्वसन, आपसे यहाँ क्वेश्चन जो है अनॉक्सी से पूछा गया। अनॉक्सी को अवायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पादप में यानी कि ये बात किसका कर रहा है क्वेश्चन? ईस्ट का। किसका बात कर रहा है? ईस्ट का। तो पादप में यानी ईस्ट में जो अनऑक्सी अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है वो है इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम फ्लोएम दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जल एवं घुलित खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जबकि
जो भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ज से जाइलम, ज से जाइलम, आप ये याद रखेंगे, ज से क्या? जाइलम, यानी जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। तो देखिए, वैसे तो खुला परिवहन तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, या तिलचट्टा जिसको कहते हैं उसमें पाया जाता है, या जो कीट होते हैं उनमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। जबकि बिल्ली, पक्षी और तितली ये तीनों में जो है बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। परंतु मनुष्य में दो प्रकार के परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है खुला परिवहन तंत्र, क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र, और एक होता है बंद परिवहन तंत्र। क्या होता है? बंद परिवहन तंत्र। यानी दोनों प्रकार के परिवहन तंत्र इसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? देखिए, पादप उत्सर्जी पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जो अनावश्यक है, मतलब जिसकी उपयोगिता या जिसकी आवश्यकता नहीं है, बेकार पदार्थ है, उसी को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पादप में उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? तो टैनिन, रेजिन और लेटेक्स, ये तीनों जो है पादपों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। जबकि स्टार्च जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना जो है भोजन होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? नहीं। तो यही जो है एक उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है उत्सर्जी पदार्थ है। अतः ऑप्शन नंबर ये सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? देखिए, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों। तो देखिए, जब भी एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और अमोनिया का यह सूत्र दिया हुआ है NH3। क्या दिया हुआ है? NH3। क्या दिया हुआ है? NH3। आप कमेंट करके बताइएगा कि NH4 किसका सूत्र है? NH4 किसका सूत्र है? तो इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो देखिए, लीवर यानी यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है। थायराइड जो है इंग्लिश नाम है, जबकि इसको ऑटू ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहता है? NCERT में इसको ऑटू ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ऑटू ग्रंथि। और एग्जाम में आप लोगों से कई बार जो है ऑटू ग्रंथि के नाम से ही पूछ लिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ठीक है, ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। आपको बताना है कि ये जो हार्मोन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जिसे फल पकाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखिए, ऑक्जिन
जिब्रेलिन्स, ये दोनों जो है वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। 5 हार्मोन आप पढ़े होंगे, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स ये दोनों जो होते हैं वह वृद्धि हार्मोन होते हैं, और ये साइटोकाइनिन जो होता है वह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और इसी साइटोकाइनिन के कारण पत्तियां लंबे समय तक हरी भरी रहती है। ठीक है। और जो एबीए है यानी एब्सिसिक एसिड है, एबीए, यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है। और एक ऐसा मात्र हार्मोन जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, एथिलीन है। कौन है? एथिलीन है, जिसे या जिसका प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, एड्स और रतौंधी। देखिए इन चारों ऑप्शन को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मधुमेह को ही चिनिया रोग कहते हैं, इसी को डायबिटीज भी कहा जाता है। इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर की जो अग्न्याशय ग्रंथि की कोशिकाएं है वहां से होती है, और यह जो है हमारे शरीर में यानी रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब इसका स्राव कम होने लगता है तो हमारे शरीर में यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, और यह गले से संबंधित है। किससे संबंधित है? गले से। ऑप्शन नंबर डी जो है रतौंधी, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी होती है तो ये रतौंधी नामक रोग होती है। और ये जो एड्स है यह जो है एक भयानक या संक्रामक रोग होता है जो अनैतिक यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होता है, और यह जो है किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है। फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और यहाँ ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट में जनन की कौन सी विधि होती है? ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो देखिए अलैंगिक जनन की आप जो विधि पढ़े होंगे आप लोग विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, और एक और आप पढ़े होंगे ये अपखंडन या पुनर्जनन। ठीक है। तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन की विधि है वह कौन सी है? तो मुकुलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है पूरे जो है 16 में कितने आपके सही हुए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मानव में, देखिए ध्यान समझिएगा, ये ह्यूमन बॉडी से आ गया क्वेश्चन। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है, योनि में होती है, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। देखिए यूट्रस, वेजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब, इसी को कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए और मादा युग्मक, एक ऑप्शन नंबर सी इसका देख लीजिएगा। मादा युग्मक अंडाणु का जो निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है, और इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है यानी 2 होती है। गर्भाशय की भी संख्या 1 जोड़ी यानी 2 होती है, और फैलोपियन नली की भी संख्या 1 जोड़ी यानी 2 होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। आनुवांशिकता के पिता कौन कहलाए? तो देखिए आनुवांशिकता के पिता कौन कहलाए? तो जो आनुवांशिकी की खोज किए वही आनुवांशिकता के पिता कहलाए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल
जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहे हैं कि मेंडल, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है आनुवांशिकी की खोज के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? मटर के पौधे का। तो आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया। ऑप्शन में अगर मटर है तब भी आप लगाएंगे, या कभी कभी जो है साधारण मटर दे दिया जाता है, तो साधारण मटर या मटर। मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? क्योंकि मटर के पौधे में 7 प्रकार के यानी 7 विपरीत गुण वाले जोड़े के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों जो पौधे थे उनमें से उन्होंने केवल किसको चुना? मटर के पौधे का ही चुनाव किया, क्योंकि इसमें 7 जो विपरीत जोड़े यानी विपरीत गुण वाले जोड़े के लक्षण पाए जाते हैं इसलिए, और उनके सफलता का कारण भी यही बना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवमंडल में, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी जो जीवमंडल होता है यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता क्या है? तो देखिए जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि सूर्य यानी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। तभी कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है? रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए इसको हिंदी में लिखा गया, जबकि इसका पूरा नाम ये इसका इंग्लिश जो बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, या इसको कहा गया जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई थी वह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 24 नवंबर। कब लिखी गई थी? 24 नवंबर 1859 में। कब? 1859 में। और इस समय जो है ये जो है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे और आप जो है अपने एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।